स्वागत है इस गहन चर्चा में। आज हम चार्ल्स डुहिग की किताब द पावर ऑफ हैबिट के कुछ अहम हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये किताब बताती है कि आदतें मतलब कैसे हमारी जिंदगी को पर्दे के पीछे से चलाती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं। बिल्कुल, और ये बात शायद कई लोगों को पता नहीं होगी कि हमारे रोज के जो काम हैं उनमें से करीब करीब 40% वो सोचे समझे फैसले नहीं होते, वो आदतें होती हैं। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और ये सब एक आसान से न्यूरोलॉजिकल फंदे पर टिका है। पहले संकेत मतलब क्यू, फिर हमारी क्रिया यानी रूटीन, और फिर मिलता है इनाम या रिवॉर्ड। आज इसी फंदे को, इसी लूप को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर इसे समझ लिया तो शायद अपनी जिंदगी की कई चाबियां हाथ लग जाए ना। तो ये संकेत क्रिया इनाम का चक्कर ये है क्या असल में? मुझे वो MIT वाला चूहों का प्रयोग याद आ रहा है। वो बड़ा कमाल का था। कैसे संकेत और इनाम पर दिमाग एकदम तेज हो जाता है, पर रूटीन के दौरान मानो सो जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसे चंकिंग कहते हैं। दिमाग क्या करता है कि वो ऊर्जा बचाने के लिए रोज की क्रियाओं को ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। जैसे गाड़ी चलाना सीखते वक्त शुरू में हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है ना? हाँ, क्लच, गियर, सब कुछ। बिल्कुल, और फिर बाद में सब अपने आप होता है। Yes. ये होता है दिमाग के एक पुराने हिस्से में, बेसल गैंग्लिया। वो हमारा ऑटो पायलट है, समझ लीजिए। यूजीन वाला केस तो और भी मतलब सोचने पे मजबूर करता है। हाँ, वो व्यक्ति जिनकी याददाश्त चली गई थी। हाँ भयंकर एमनीशिया था उन्हें। हाँ पर फिर भी वो नई आदतें बना पाए क्योंकि उनका बेसल गैंग्लिया ठीक था। हाँ। इससे पता चलता है कि आदतें कितनी कितनी गहरी होती हैं। लेकिन सिर्फ ये जानना कि लूप कैसे काम करता है, ये काफी तो नहीं है ना। हाँ। किताब कहती है कि आदत को पक्का करने के लिए एक क्रेविंग मतलब एक तीव्र इच्छा का होना जरूरी है। जैसे वो पेप्सोडेंट वाला किस्सा था। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने दांतों पर वो जो फिल्म होती है उसे महसूस करवाया और फिर लोगों में उसे हटाने की इच्छा जगी, जबकि वो तो हमेशा से थी। एग्जैक्टली वो क्रेविंग ही है जो इस पूरे लूप को चलाती है। वो इंजन है। फेब्रीज का उदाहरण देखिए ना। शुरू में वो बस गंध मिटाने वाला प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे थे, पर वो चला नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को गंधहीनता की क्रेविंग नहीं होती। अच्छा, हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे जोड़ा सफाई के बाद मिलने वाली एक ताजगी भरी खुशबू के नाम से, तब लोगों में वो क्रेविंग जगी और प्रोडक्ट चल निकला। वुल्फ्रांड शुल्ट्ज के बंदरों वाले प्रयोग भी यही दिखाते हैं। दिमाग जो है वो इनाम की उम्मीद करना सीख जाता है और यही उम्मीद फिर क्रेविंग बन जाती है। क्रेविंग मतलब यही असली चाबी है। तो अगर इसे समझ लें तो क्या पुरानी आदतें बदली जा सकती हैं? किताब में एक गोल्डन रूल की बात है। हाँ बिल्कुल, सुनहरा नियम, और वो बहुत सीधा सा है। वो कहता है संकेत वही रहने दो, इनाम भी वही रखो, बस बीच की जो क्रिया है, जो रूटीन है, उसे बदल दो। अच्छा। जैसे AA मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होता है। जब शराब की तलब लगती है, जो कि संकेत है, तो उन्हें कहा जाता है कि मीटिंग में जाओ या किसी स्पॉन्सर, किसी साथी से बात करो। ये नया रूटीन है। इससे उन्हें वही सामाजिक जुड़ाव या राहत मिलती है जो इनाम है, जो शायद पहले शराब से मिलता था। या वो मैंडी का उदाहरण था जो नाखून चबाती थी। हाँ, याद है। जब उसे उंगलियों पर तनाव महसूस होता, ये संकेत था। तो उसने क्या किया? उसने मेज पर हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। ये नया रूटीन, और इनाम वही तनाव से मुक्ति। ये सुनने में तो काफी कारगर लगता है। टोनी डंगी ने तो इसी फंडे से अपनी पूरी फुटबॉल टीम को बदल दिया था। बिल्कुल, उन्होंने खिलाड़ियों के पुराने संकेतों को ही पकड़ा और उन्हें नए तेज रूटीन सिखा दिए। लेकिन इसमें एक और चीज है जो बहुत बहुत जरूरी है, वो है विश्वास। विश्वास? किस तरह का विश्वास? ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है, कि मैं बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। और ये यकीन अक्सर अकेले नहीं आता, ये आता है एक समूह से, एक समुदाय के सपोर्ट से, जैसे AA में होता है। जब मुश्किल वक्त आता है और आपको लगता है कि शायद मैं फिसल जाऊंगा, तब वो समूह, वो विश्वास आपको थाम लेता है, तभी नई आदत टिकती है। ये दिलचस्प है। अच्छा, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को ले आती हैं। किताब में इन्हें कीस्टोन हैबिट्स कहा गया है। हाँ, मुख्य आदतें। जैसे वो अल्कोआ के CEO पॉल ओनील का किस्सा। उन्होंने आते ही सिर्फ एक चीज पर फोकस किया, मजदूरों की सुरक्षा, और कहते हैं कि उससे पूरी कंपनी ही बदल गई, मुनाफा तक बढ़ गया। ये कैसे हुआ? हाँ, ये कीस्टोन आदतें कमाल की होती हैं। ये क्या करती हैं कि ये छोटी जीतें दिलाती हैं।
स्मॉल विन्स, इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और फिर वो दूसरे बदलाव करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे जो लोग रोज कसरत करने लगते हैं वो अक्सर देखते हैं कि उनका खान पान भी सुधर गया, वो कम गुस्सा करते हैं। अच्छा। हाँ, या जैसे सुबह उठकर सिर्फ अपना बिस्तर ठीक करना। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर रिसर्च बताती है कि ये आदत बेहतर बजट बनाने और ज्यादा प्रोडक्टिव होने से जुड़ी है। कमाल है। बिल्कुल। माइकल फेल्प्स, वो मशहूर तैराक, उनकी सफलता के पीछे भी यही मुख्य आदतें थीं। जैसे सोने से पहले पूरी रेस को अपने मन में देखना, विजुअलाइज करना। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा शुरू कर देती हैं। एक अच्छी आदत कई और अच्छी आदतों को खींच लाती है। और इच्छा शक्ति का क्या? विल पावर। वो मार्शमेलो टेस्ट तो सबने सुना होगा कि जिसमें ज्यादा इच्छा शक्ति वो बच्चा आगे जाके ज्यादा सफल होता है। पर किताब ये भी कहती है कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जो थक जाती है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इच्छा शक्ति लिमिटेड है, वो खर्च हो जाती है। तो फिर स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को मुश्किल ग्राहकों से निपटने के लिए कैसी तैयार करता है? उनकी विल पावर तो रोज खर्च होती होगी। हाँ, स्टारबक्स का तरीका देखिए। वो उन्हें एक तय रूटीन सिखाते हैं। लैटे मेथड कहते हैं उसे। लिसन, एक्नॉलेज, टेक एक्शन, थैंक, एक्सप्लेन। ये एक सेट तरीका है मुश्किल ग्राहक से बात करने का। अच्छा, एक फिक्स रूटीन। बिल्कुल। तो जब कर्मचारी इस रूटीन पर चलते हैं तो उन्हें उस तनाव भरी सिचुएशन में अपनी इच्छा शक्ति ज्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो सोच समझकर फैसले नहीं ले रहे होते। वो एक सीखी हुई आदत को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब विल पावर को भी आदत बनाया जा सकता है। हाँ, एक तरह से उसे मैनेज किया जा सकता है ताकि वो जल्दी खत्म न हो। और एक और मजेदार बात यह है कि जब हमें लगता है ना कि हमारे पास चॉइस है, कंट्रोल है, तब हमारी इच्छा शक्ति ज्यादा देर चलती है। मतलब ये आदतें सिर्फ हमारी नहीं होती, ये पूरे के पूरे संगठन, कंपनीज और समाज को भी चलाती हैं। निश्चित रूप से। कंपनियों में जो रूटीन होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वो काम को आसान बनाते हैं, एफिशिएंट बनाते हैं। लेकिन गलत रूटीन खतरनाक भी हो सकते हैं, जैसे वो रोड आइलैंड हॉस्पिटल वाला केस था। हाँ, जहाँ कम्युनिकेशन गैप की वजह से गड़बड़ हुई। सही। तो ये संगठनात्मक आदतें होती हैं और अक्सर कोई बड़ा संकट, कोई क्राइसिस ही इन्हें बदलने का मौका देता है। और समाज में भी सामाजिक आंदोलन कैसे फैलते हैं, जैसे रोजा पार्क्स और मॉन्टगमरी बस बॉयकॉट। वो सिर्फ एक घटना की वजह से सफल नहीं हुआ, उसके पीछे कई चीजें थीं। लोगों के आपसी मजबूत रिश्ते, मतलब दोस्ती की आदतें, फिर सामाजिक दबाव जिसे पीयर प्रेशर कहते हैं, वो कमजोर रिश्तों से आता है, और फिर लीडर्स जो एक नई पहचान, नई आदतें देते हैं समुदाय को। रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी इसलिए इतनी बड़ी बात बन गई क्योंकि वो अपने समुदाय में बहुत सम्मानित थीं। उनके बहुत से मजबूत और कमजोर दोनों तरह के सामाजिक कनेक्शन थे। इन सब आदतों का संगम था वो। वाह। तो कुल मिला के सार ये निकलता है कि आदतें बहुत शक्तिशाली हैं, हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट जैसी लिखती हैं, पर अच्छी बात यह है कि वो पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं, उन्हें बदला जा सकता है। स्क्रिप्ट को दोबारा लिखा जा सकता है। हाँ, बस हमें उस लूप को समझना होगा। संकेत, क्रिया, इनाम, और उसे चलाने वाली जो क्रेविंग है, उस इच्छा को पहचानना होगा। किताब में एक फ्रेमवर्क भी दिया है ऐसे करने का। पहले अपनी रूटीन को पहचानो, फिर इनाम को समझने के लिए अलग अलग चीजें ट्राई करो, फिर संकेत क्या है उसे ढूंढो, और आखिर में बदलाव का एक पक्का प्लान बनाओ। सही। तो ये हैबिट लूप को समझना और बदलना मुमकिन है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आदतें हमारे ही पुराने फैसलों, पुराने चुनावों का नतीजा है, तो आज ऐसी कौन सी एक कीस्टोन हैबिट, एक मुख्य आदत चुनी जा सकती है जिसे बदलने से किसी की जिंदगी में या उनके काम में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? इस पर विचार जरूर करें। अगली चर्चा तक नमस्कार। नमस्कार।